press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर शुरू करते हैं जर्नल का अगला कार्यक्रम। पिछले क्लास में हम लोग जर्नल के बारे में समझे थे कि एक बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में अगर जर्नल बुक बनाना हो, जर्नल बुक तैयार करना हो तो उसको कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो किसी बिजनेस में जर्नल या जर्नल बुक लिखना है या तैयार करना है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है ट्रांजैक्शन का होना। हमारे बिजनेस में जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होंगे तब तक हम जर्नल बुक नहीं लिख सकते हैं। और ट्रांजैक्शन का मतलब पहले समझाया जा चुका है, हम सब जानते हैं कि व्यापार से या व्यापार में कुछ भी लेना या कुछ भी देना, व्यापार से या व्यापार में कुछ भी लेना या देना, जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन होंगे, एक बात और जोड़ दूं मैं उसमें, ये लेना देना तो होगा ही, साथ में अगर कोई इवेंट्स हो जाए, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिसका असर, जिसका प्रभाव फाइनेंशियली इस पर पड़े व्यापार पर, यानी उस इवेंट के कारण क्या अंतर हुआ, उसको मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उस प्रकार के इवेंट्स को भी हम लोग ट्रांजैक्शन के श्रेणी में रखते हैं। तो चाहे जिस तरह के इवेंट हो, अगर फाइनेंशियली मॉनेटरी फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं तब जर्नल लिखना, तैयार करना पॉसिबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है किसी बिजनेस का, उन तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक हमारा जर्नल भी है और ये शुरू में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये हमारे प्रारंभिक बही है, ये हमारे डे बुक है। जो भी हम दिन प्रतिदिन, डे टू डे करते हैं, उसको हम लोग इस बही में लिखते हैं। तो जाहिर से बात है हमें डेट की जरूरत पड़ेगी, किस चीज को DRCR करना है रूल के अनुसार उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये दो कॉलम बने हुए हैं, एक डेबिट के लिए और दूसरे क्रेडिट के लिए। इसमें समझना सब कुछ हो चुका है। आज हम एक और एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल हमारे पड़े हुए हैं। ये मान लिया हमने कि ये हमारे बिजनेस के जून महीने का ट्रांजैक्शन है। सपोज ये जून महीने का हमारा ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए तो कोई भी लिख सकता है, और नॉन टेक्निकल बंदा है, कोई लिखना जानता हो, वो भी ऐसे डेट, अमाउंट और पर्टिकुलर्स को नोट कर सकता है। लेकिन ये क्या है, एक बुक नहीं है, ये अकाउंट्स बुक नहीं है, ये बस स्टेटमेंट है और ये ट्रांजैक्शंस है। अब इसके बिना पर, इसके बेसिस पर हम टेक्निकल आदमी जैसे इस जर्नल बुक को लिखना चाहते हैं। तो जर्नल बुक लिखने के लिए सबसे पहली बात है कि ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। जब ट्रांजैक्शन हो जाए, उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे जो 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इस तरह के अकाउंट्स को पता लगाना है कि इस पहले ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो उनका पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा अकाउंट्स है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई 2 हो सकता है, एक तो नहीं होगा ये पक्का। चूंकि डबल एंट्री सिस्टम हम लोग सारा काम करते हैं, इसलिए कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व तो होगा। हो सकता है कि 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाए। अब उन्हीं अकाउंट्स को ढूंढना है, या तो पर्सनल अकाउंट होंगे इसमें इन्वॉल्व है, छुपे हुए हैं, या फिर वो रियल अकाउंट होंगे, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट होंगे, या तीनों ही एक साथ हो सकते हैं। जैसे ही अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, उसके बाद फिर रूल याद करते हैं। जर्नल के गोल्डन रूल्स हैं, तीनों अकाउंट के लिए 3 रूल है। एक बार हम फिर याद दिलाते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें रिसीवर और गिवर की बात चलती है। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और वो गिवर है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट हमारा था रियल अकाउंट या एसेट अकाउंट। अगर हमने पहचान कर ली रियल अकाउंट की, तो अब देखना है कि वो रियल अकाउंट, वो जो एसेट है, व्यापार के अंदर आता है या व्यापार से बाहर जाता है। अगर वो एसेट व्यापार के अंदर आता है, तब उसको हम लोग रूल के अनुसार डेबिट करते हैं,
और यदि वो एसेट बाहर जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट या आय व्यय खाता जिसको बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है क्या चीज? ना तो ये पर्सन है और न ये रियल एसेट है। ये थर्ड कैटेगरी के हैं और ये सिर्फ दो बातों में से किसी एक बात को संकेत करते हैं, या तो व्यापार के एक्सपेंस है ये, या फिर व्यापार के इनकम है, या तो व्यापार के ये लॉस है, या व्यापार के ये गेन है। बस इनमें से कोई भी हो, गेन हो, इनकम हो, या प्रॉफिट हो, या एक्सपेंस हो, अगर ये नाम आते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है व्यापार का। तो फिर इसका रूल क्या है जर्नल बनाने का? तो जर्नल बनाने का इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस इस रूल पर हम लोग तीनों प्रकार के अकाउंट को डीआरसीआर में ढाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का क्या कंडीशन है। ये हमारे ट्रांजेक्शन से कुछ। एक बात और बता दें कि इसमें एक नाम लिखा हुआ है एमडी इजहार अली। ये बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, ये मालिक हैं, एमडी इजहार अली प्रोप्राइटर। अब ये करते क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये इजहार अली ने बिजनेस शुरू किया है। कैश कितना लगाया? अपने घर से 10,000। ये उनका अपने पर्सनल कैश है। फर्नीचर लगाया अपना, घर पर पड़ा होगा 4,000 का। अपने घर से मशीन लाए, व्यापार में लगा दिया, इतने का लगा दिया। सेम इसी प्रकार के गुड्स या आइटम घर पर उनका होगा पर्सनल, उस गुड्स को भी लेकर अपने व्यापार में लगा दिया। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्यापार का मालिक या व्यापार का ऑनर या प्रोप्राइटर अपने निजी रियासत या विरासत से जो कुछ व्यापार में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। तो जो कुछ लगाया इन्होंने, अपना कैश लगाया, अपना फर्नीचर लगाया, अपना मशीन लगाया और अपने गुड्स लगा दिया, व्यापार में लगाया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये व्यापार है, अगर ये बिजनेस है, तो ये चीजें क्या है? सारे आइटम व्यापार के अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। कैश अब पहचान करते हैं कौन अकाउंट है। ये कैश रियल अकाउंट है, एसेट है। जब वो व्यापार में लगा रहे हैं तो व्यापार के अंदर कैश आता है। सिमिलरली फर्नीचर भी एक रियल अकाउंट है, ये भी अंदर आता है। मशीन भी एक रियल अकाउंट है, ये भी अंदर आता है। और गुड्स को अगर आप रियल अकाउंट मानेंगे, एसेट मानेंगे, तो ये भी अंदर आता है। तो इस प्रकार ये सब चारों के चारों क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट है, और ये अंदर आते हैं, व्यापार के अंदर आ गए। तो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए एक बात तो समझ में आ गई कि ये अंदर आते हैं तो इनके रूल के हिसाब से डेबिट कर देना चाहिए। चलिए डेबिट करते हैं, डेट पहले से पड़ा हुआ है। तो ये कैश अंदर आ गया, तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट कर देते हैं। एक और आइटम था फर्नीचर, ये भी अंदर आ रहा है, इसको भी हम चलिए कर देते हैं डेबिट। एक और आइटम है मशीन, ये भी हमारा रियल अकाउंट है और अंदर आता है, इसको भी डेबिट कर देते हैं। एक और आइटम है गुड्स, ये भी अंदर आ रहा है, इसको भी हम डेबिट कर देते हैं। अब मामला फंसता है कि क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें। इसमें पर्सन छुपा हुआ है। ये ध्यान रखना है कि मालिक जो ऑनर है व्यापार का, वो व्यापार का ऑनर और व्यापार का जो मालिक है और उसका व्यापार, अकाउंट के हिसाब से, अकाउंट के नजरिए से ये दोनों को अलग अलग माना जाता है। मतलब व्यापार एक अलग एंटिटी समझेंगे और जो व्यापारी है उसको एक अलग एंटिटी समझेंगे। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए, इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग।
तो ये जो सेपरेट एंटिटी के आधार पर व्यापार एक अलग एंटिटी है और उसके जो व्यापारी है, जो मालिक है, वो अलग चीज है। तो जब व्यापारी को आप अलग करोगे व्यापार से, इसका मतलब क्या है? ये मोहम्मद इजहार अली जो है, ये एमडी इजहार अली क्या है? गिवर हो गए, यानी इस व्यापार के लिए वो गिवर हो गए। और एक पर्सन है, तो इस पर्सन के नियम के हिसाब से इनको क्या होना चाहिए? रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर जो इजहार अली हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, वो व्यापार के लिए क्या है? गिवर है। तो नियमानुसार हम लोग गिवर को क्रेडिट करेंगे, यही रूल है। तो चलिए हम इजहार अली को कर लेते हैं क्रेडिट, इजहार अली अकाउंट। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब ये व्यापार का मालिक है, बिल्कुल रूल के अनुसार तो सही है, एक पर्सन है और यहाँ पर गिवर है, तो रूल के अनुसार क्रेडिट होना चाहिए, हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो व्यवहारिकता है, उसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो उसके हिसाब से, रूल की बात करें उसके हिसाब से बिल्कुल एंट्री ये सही है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में हम जाना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल इसका ये है कि व्यापार के जो मालिक है, जो स्वामी है, उसका नाम बही खातों के अंदर लिखना थोड़ा अटपटा सा लगता है। उसका नाम मालिक है, उसको बही खातों में आप लिखेंगे, अपना ही नाम वो डायरी के अंदर लिखेगा, बाकी में लिखेगा, उधार में लिखेगा, कैशबुक में लिखेगा, तो थोड़ा सा व्यवहारिकता भी सूट नहीं करता है। तब क्या करें? अगर व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर नाम मालिक का नहीं आना चाहिए। मालिक वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मालिक है, जो ऑनर है, उसके बिजनेस में उसका नाम अंदर नहीं आना चाहिए खाते बही में। तब तो नाम ये हटाना पड़ेगा। ये नाम बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पर। कैसे सही है? तो जो अकाउंटेंसी के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, उसके अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन व्यवहारिकता भी कोई चीज है। तो जब हम व्यवहारिकता में आते हैं, जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। ठीक है जी, अटपटा है तो हम इसको मिटा देते हैं। हम लोगों का व्यवहारिक भी होना जरूरी है। तो जैसे ही व्यवहारिक होना चाहते हैं, तो इस नाम को हटा देना चाहते हैं। नाम को हटा देना कोई गलत नहीं है। तब क्या लिखे नाम को हटाकर? हम सब जानते हैं कि व्यापार का मालिक जो कुछ अंदर लेके आता है, वो सबको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो नाम जब हटा दिया, तो क्यों ना हम यहाँ पर कैपिटल लिख दें। और ये कैपिटल किसी पर्सन के नाम को रिप्लेस कर दिया है। ये कैपिटल वर्ड जो है किसी पर्सन के नाम को रिप्लेस करके खुद वहां पर आ गया है। एनहांस कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये बता चुके हैं। पहले भी सही था, लेकिन व्यवहार के नजरिए से सही नहीं था, उसको हटा दिया और उसके जगह पर हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। ये ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया और यही होते रहता है, चलता। कई बार लोग कह सकते हैं कि इजहार अलीस कैपिटल, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल में लिख दे तो सिर्फ और सिर्फ ये मालिक को इंडिकेट करता है। यानी कैपिटल मिटाते ही फौरन मालिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो या तो मालिक प्रोप्राइटर का नाम यहाँ हम लिखें, या उसके नाम को हटाकर हम कैपिटल लिख दे, दोनों सेम मतलब है। लेकिन कैपिटल लिखना ज्यादा मुनासिब है, इसलिए वहां पर लिखा गया। ये बात समझ में आ चुकी है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यापार का मालिक जो कुछ व्यापार में लगाता है, वो सब का सब क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि व्यापार का मालिक व्यापार से अपने निजी जरूरतों के लिए या घरेलू जरूरतों के लिए या अपना सोशल जरूरतों के लिए व्यापार से अगर कुछ भी निकाल ले, व्यापार से ले, तो रिसीवर तो कहलाएगा। और चूंकि वो पर्सन है और अलग माना जाता है व्यापार से, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पर अलग माना जाता है, तो उस बेसिस पर हम लोग को रिसीवर मानकर डेबिट तो कर लेंगे। लेकिन थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोप्राइटर का नाम आता है, तो ये उतना व्यवहारिकता नहीं माना जाता, उसको हटाना पड़ेगा।
तो जैसे उसको हटाएंगे तो ड्राइंग का नाम आएगा। इस प्रकार हमने देखा है कि ड्राइंग हो या कैपिटल हो, ये दोनों नाम मालिक को रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह पर खुद आ जाता है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इस पर्सनल अकाउंट की चर्चा हमारे पिछले वीडियो में बड़े डिटेल की गई है, आप उसको देख सकते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ जैसे थोड़ी सी बात ही हम ना, एक प्रसंग है, एक कंटेंट है, मैंने इसको समझा दिया इस चीज पर। आगे बढ़ते हैं। 4.6 में लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका क्या मान है? हमने माल तो खरीदा है लेकिन नगदी खरीदा है, तो जब अब नगदी खरीद तो लिया, अब हमें हमारे सामने समस्या है डीआर और सीआर करने की। अब पहले हम पता करें कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, माल नगद खरीदा है, इसमें कौन कौन सा अकाउंट नहीं पता लग रहा, बहुत परेशानी है। तो हमने कहा था कि जब ये पता न चल सके कि कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हम लोग 6 सवाल रखे थे, उन 6 सवाल को करेंगे, परफेक्ट जवाब मिलेगा। तो कम से कम 2 जवाब तो परफेक्ट मिलेगा और उसके आधार पर हम लोग डीआर-सीआर कर सकते हैं। पहला सवाल था, कौन रिसीवर है? आदमी का नाम उसमें आना चाहिए, ऐसे ही इसमें आदमी का नाम तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन रिसीवर है? कोई जवाब नहीं मिल रहा। कौन गिवर है? उसका भी जवाब इसमें नहीं है। 2 सवाल खत्म हो चुका है। तीसरा सवाल है, व्यापार के अंदर क्या आता है? आप परचेज किए हैं तो व्यापार के अंदर क्या आता है? जवाब मिल जाएगा, गुड्स। जब परचेज किए हैं तो व्यापार के अंदर गुड्स आता है। ये गुड्स कौन है? एक रियल अकाउंट मान के चल रहे हैं हम लोग फिलहाल, रियल अकाउंट है। एक तो पता लग गया कि व्यापार के अंदर गुड्स आता है, चलिए हम डेबिट कर सकते हैं उसको। रूल के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चलिए हम फिलहाल गुड्स को ही लेकर चल रहे हैं। गुड्स अकाउंट डीआर। आगे बढ़ते हैं। सीआर क्या करे पता नहीं चल रहा हमें, सवाल पूछते हैं शायद और जवाब मिल जाए। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है कि व्यापार से बाहर क्या जाता है? परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है तो अंदर गुड्स आता है और बाहर क्या जाता है? कैश जाता है। और ये भी रियल अकाउंट है, पकड़ में तो आ गया। कैश रियल अकाउंट है और बाहर जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे उसको, रूल के अनुसार कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिगर लिखना बहुत ही आसान है, सारे फिगर आराम से लिख सकते हैं। चलिए फिगर पुटअप कर देते हैं। कैश में पहले वाले में 10,000 है, दूसरे वाले में 4,000 है, 4,000, तीसरे वाले में कितना है? 1,000 है, उसके बाद हमारा कितना है? 2,000 है। ये सब व्यापार के मालिक ने लगा रखा है। अगर हम लोग सबको जोड़ दें तो 4 2 6 के साथ 17,000 हो जाएगा एक कैपिटल। गुड्स जो हमने खरीदा है व्यापार के अंदर आता है, गुड्स कितने का है? ये इसका मॉनेटरी वैल्यू है 4,000 और ये कैश चला गया, जितना मॉनेटरी वैल्यू उतना ही कैश जाएगा। ये हमने ऐसे कर दिया, तो ये भी हमने कर दिया और ये भी कर दिया। देखते हैं 8.6 में क्या हो रहा है। 8.6 में एक ट्रांजैक्शन है, परचेज मशीनरी फ्रॉम पटना मशीनरी। ये पटना मशीनरी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक व्यवसायिक संस्था है जहां से हमने मशीन खरीदा। मशीन हमने खरीदा कहां से? पटना मशीनरी से, 2,000 का। ये सोचना है कि क्या ये जो हम सौदा कर रहे हैं, ये जो हमारा टेंशन है, क्या ये नगद सौदा है या उधार सौदा है? क्योंकि सौदे हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नगद सौदे होते हैं, दूसरे हमारे उधार सौदा होते हैं। तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट है कि अगर हम नगद लेन देन कर रहे हैं, माल दिया कैश लिया, या कैश दिया माल लिया, कुछ भी कैश दे दिया सामान ले लिया, तो जब नगदी हमने काम कर लिया है तो आदमियों का नाम नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में उनसे लेना देना तो है नहीं। अगर किसी पर्सन से, संस्था से हमें फ्यूचर में लेना देना है, हिसाब करना है, तो हिसाब कैसे करेंगे हम लोग? उसका नाम तो नोट करना पड़ेगा, तभी हिसाब आएगा सही। तो जब उधार हो, जब सौदा क्रेडिट हो, तो उस पार्टी का नाम लिखना बहुत जरूरी है। अब पार्टी का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं?
ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन, रूल के आधार पर लिखते हैं। किसी भी पार्टी का नाम जब लिखते हैं तो रूल का प्रयोग करते हैं, रिसीवर है या फिर गिवर है, तो पार्टी का नाम इसी तरह से इसमें अंदर लेके आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि सौदा क्या होना चाहिए, उधार होना चाहिए। अगर लगता है कि सौदा नगद सौदा है, तब पार्टी का नाम अपने रिकॉर्ड में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। भले ही जो ट्रांजेक्शन है इसमें नाम उसका हो सकता है, क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग नहीं है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। इसके बेसिस पर हमको अकाउंटिंग करना है, जर्नल लिखना है। तो जर्नल लिखने में सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी है कि जर्नल में किसी पर्सन या पार्टी का नाम हम डेबिट या क्रेडिट तभी करेंगे जब वो सौदा उधार हो। अगर उधार नहीं है तो फिर हम पार्टी का नाम इसमें डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, या पहले उधार था इस समय आप लेन देन फाइनल हो रहा है तब हमें करना होता है। तो देखते हैं इसमें उधार है या नगद। परचेज मशीनरी फ्रॉम पटना मशीनरी, पार्टी का नाम है 2000। ये देखने से लग रहा है कि ये उधार है, कहीं भी कैश की चर्चा नहीं, कैश हमने चुका दिया या फॉर कैश। तो ये जब तक कैश वर्ड इसमें ना आ जाए तब तक हम लोग इसको उधार मानते हैं, तब तक हम लोग उधार मानते हैं। तो जब उधार मानेंगे तब पार्टी का नाम अवश्य आएगा, और जब पार्टी का नाम लेके आना है तो रिसीवर और गिवर के आधार पर लेके आना है। तो चलिए, ये है पार्टी पटना मशीनरी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब पूछना है क्या ये रिसीवर है या फिर गिवर है। ध्यान से देखेंगे, परचेज मशीनरी फ्रॉम पटना इन मशीनरी, तो ये तो गिवर हो गया। रिसीवर तो हमारा व्यापार है, तो अपने व्यापार का नाम तो लिखना नहीं अंदर, तो ये हो गया गिवर पटना मशीनरी। इसको सीआर करेंगे। एक अकाउंट तो मिल गया, और कुछ मिला हो सवाल पूछते हैं कि व्यापार के अंदर क्या आता है। अब इसको ध्यान से देखो, व्यापार के अंदर क्या आता है, तो जवाब मिल जाएगा कि व्यापार के अंदर मशीनरी आती है। मशीन खरीदे हैं तो व्यापार के अंदर मशीन ही तो आएगी, और गिवर के नाम पर पटना मशीनरी, दोनों मिल गया, परफेक्ट जवाब हमारा है। तो रूल इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर आता है उसको डेबिट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। ये मशीन एक रियल अकाउंट है और अंदर आ रही है, इसलिए मशीन अकाउंट डियर टू, क्या नाम है, पटना मशीनरी, पटना मशीनरी। फिगर कितना है, 2000। लड़ाई फिगर का नहीं है, फिगर तो बहुत आसान है भर देना। लड़ाई डेट के नहीं है, डेट तो रहेगा, हम डेट आराम से डाल देंगे बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये 10 तारीख में सोल्ड गुड्स टू राम प्रकाश। राम प्रकाश एक पर्सन है, और पर्सन होने का मतलब कि ये सौदा क्या है, उधार है, और कहीं भी इसमें कैश वर्ड नहीं लिखा है। तो जब तक कैश वर्ड न लिख दे तब तक हम उसको उधार मान कर चलते हैं। तो इसमें कैश वर्ड कहीं नहीं, इसका मतलब कि ये उधार सौदा। जब उधार है तो पर्सन को हम लोग एंट्री में लेके आएंगे। किस बिना पर लेके आएंगे, रिसीवर या गिवर। सोल्ड गुड्स टू राम प्रकाश, राम प्रकाश को हमने उधार माल बेच दिया है, इसका मतलब राम प्रकाश रिसीवर हैं या गिवर है। तो यहाँ पर राम प्रकाश रिसीवर है, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम यहाँ पर राम प्रकाश को कर देते हैं डेबिट। राम प्रकाश अकाउंट हम कर दिए डेबिट। मामला फंसा है किस पर, ये 20,000 का है फिगर। मामला फंसा है कि हम क्रेडिट क्या करें। चलिए, रिसीवर गिवर समाप्त कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। व्यापार के अंदर क्या आता है, सोल्ड गुड्स, बेचा है तो कुछ नहीं अंदर, कैश तो आया ही नहीं है। अगला सवाल पूछते हैं, व्यापार से बाहर क्या जाता है। तो जवाब तो मिल जाएगा, व्यापार से बाहर गुड्स जाता है। और गुड्स क्या है, एक रियल अकाउंट मान के चल रहे हैं हम लोग, आइटम है, रियल अकाउंट मान के चल रहे हैं। और जब रियल अकाउंट है इसके रूल लगाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर माल ये बाहर जाता है, तो जब बाहर जाता है तो इसको क्रेडिट कर लेते हैं टू गुड्स अकाउंट, और इस प्रकार हमारा ये भी खत्म हो गया।
हम लोग डेट डाल लेंगे तो कोई चिंता नहीं है, ये भी हमारा खत्म हो गया। 12/6 में देखते हैं सोल्ड गुड्स टू मनीष फॉर कैश। इसको ध्यान से देखना है, सोल्ड गुड्स टू मनीष फॉर कैश। मनीष को या मनीष से हमने नगद माल बेचा है। समझा रखें, जब नगद बेचा है तो पर्सन के नाम रिकॉर्ड होगा ही नहीं इसमें। तो जब पर्सन को रखना ही नहीं है तब रिसीवर या गिवर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो भूल जाएंगे रिसीवर गिवर। आगे सवाल पूछेंगे, व्यापार के अंदर क्या आता है? तो जब आप नकदी बेचे हो तो कैश आता है, तो जो अंदर आता है उसको हम लोग डेबिट कर लेते हैं। तो व्यापार के अंदर हमारा आ गया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और व्यापार से बाहर क्या जाता है इसको देखते रहेंगे, सोल्ड गुड्स टू मनीज फॉर कैश। जब माल बेचे हैं तो व्यापार से बाहर तो माल जाता है, गुड्स जाता है। गुड्स हम क्या मान के चल रहे हैं, रियल अकाउंट मान के चल रहे हैं। तो जब ये बाहर जाता है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। फिगर हमारा कितना है, 4000 है। फिगर के कोई लड़ाई नहीं है, फिगर हम लोग ठीक कर लेंगे, कुछ मिस्टेक हो जाए। और इस प्रकार हमारा ये भी खत्म हो गया। 12 तारीख वाले सब डाल देंगे इस पर तारीख, 12/6। आते हैं 15/6 में, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये बैंक से रुपया निकाल लिया, किसने निकाला होगा, मालिक ने निकाला होगा। और कौन निकालेगा, तो मालिक निकाले या उसके कर्मचारी निकाले। जब तक ये ना लिखे कि रुपया निकाल कर कहाँ गया, कहाँ यूज हुआ, जब तक ये सूचना नहीं है, जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि बैंक से रुपया तो निकाला गया, विड्रॉ किया गया, लेकिन क्यों निकाला, कहाँ गया, तब तक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो निकाल करके ऑफिस में अपने व्यापार में आया। अपने व्यापार में आने का मतलब जिसका ये खाता बही लिख रहे हैं उसमें आया, तो व्यापार के अंदर आया। इसमें क्लियर नहीं है कैश जो निकाला बैंक से वो कहाँ गया, क्यों गया, क्या हुआ। तो हम मान के चलेंगे कि ये हमारा सीधे बिजनेस में निकाल करके आया, और ये बैंक भी बिजनेस का है। तो बैंक एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक अकाउंट तो मिल गया हमें, एक पर्सनल अकाउंट का पता लग गया इससे। अब पूछो कि ये रिसीवर है या गिवर है। तो जब हम सवाल पूछते हैं कि रिसीवर है या गिवर है तो पता लगता है कि ये बैंक क्या है, गिवर है। तो रूल कहता है कि गिवर को क्रेडिट कर देते हैं। चलिए हम क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट करने के लिए हम लोग टू से शुरू करते हैं, टू बैंक अकाउंट। फिगर हम डाल देंगे, बैंक का डाल देंगे 1000 फिगर। अब डेबिट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, एक अकाउंट और ढूंढ रहे हैं इसमें। अगला सवाल पूछते हैं कि व्यापार के अंदर क्या आता है। ध्यान से देखिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। सवाल है कि व्यापार के अंदर क्या आता है, पता लग गया। जब बैंक से निकाले हो कैश तो व्यापार के अंदर आता है कैश। और जो अंदर आता है, रियल अकाउंट की बात, जो रियल अकाउंट या एसेट अंदर आता है उस एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो अंदर आता है कैश, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिगर हमारा है 1000। इस प्रकार हमने देखा, और ये हमारा डेट है 15/6, और ये भी हमारा समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सीता फॉर कैश। सीता से माल खरीदा है लेकिन नगद खरीदा है। तो पहले मैंने कहा था जैसे ही नगद की बात आएगी पर्सन को भूल जाइए, पर्सन से फ्यूचर में लेना देना तो है नहीं। जब हमने नगद ही खरीदा है तो कोई मतलब नहीं, टेंशन क्या है, पैसा उनको थोड़े देना है फ्यूचर में। इसलिए नगद सौदा करते ही पार्टी को भूल जाइए। पार्टी मीन्स पर्सन, और जब पर्सन को भूलते हैं तो रिसीवर और गिवर ये सवाल खत्म हो जाते हैं। तो चलिए दोनों सवाल खत्म कर दिया इसमें। आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सीता फॉर कैश। सवाल अगला पूछिए, व्यापार के अंदर क्या आता है। तो व्यापार के अंदर क्या आता है, गुड्स आता है। तो जो अंदर आता है एसेट या आइटम उसको डेबिट कर लेते हैं रूल के अनुसार। तो चलिए हम लोग गुड्स को डेबिट कर लेते हैं। हमने गुड्स को डेबिट कर लिया।
गुड्स अकाउंट डियर। अब बैठे हुए आप सीआर क्या करें, तो गुड्स अकाउंट डेबिट है 5000, चलिए हमने 5000 यहाँ पर भर दिया। अब क्या करें, आगे सवाल पूछते हैं, व्यापार से बाहर क्या जाता है, हमने माल खरीदा है तो गुड्स तो अंदर आता है, डेबिट कर लिया, और नगद माल खरीदा है तो व्यापार से बाहर क्या जाता है, कैश जाता है, और कैश भी रियल अकाउंट है, बाहर जाएगा, गोज आउट है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, सीआर कर देंगे। और फिगर के लिए कोई लड़ाई नहीं है, फिगर तो हम लोग उतार ही लेंगे। डेट के लिए भी कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग डेट आराम से डाल लेंगे इसमें 18/6। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डेट और ये जो अमाउंट है कोई टेंशन इसका नहीं है, हमें सिर्फ टेंशन है, टेंशन को देखिए और इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है उसको पता लगाना है और रूल का इस्तेमाल करना है। जब अकाउंट पता लग जाएगा कि कौन अकाउंट को हमें रिकॉर्ड करना है तो उसका रूल इस्तेमाल करेंगे और डीआईसीएल की कहानी वहां पर शुरू करेंगे। तो थोड़ा मिटा दे हम ऊपर से, पता लग जाएगा क्या करना है हमको, बस ऊपर से मिटा रहे हैं। डेट कोई टेंशन नहीं है, डेट अगर छूट गया है तो पड़ जाएगा डेट। मेन हमारे घनचक्कर है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और ये डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसकी पहचान करना, फिर उसको रूल को रिमाइंड करना और रूल का अप्लाई करना। इस तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट का काम बड़े आसानी से करते हुए जर्नल तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18/6 में देखते हैं, ये तो हो चुका 18/6 की एंट्री हमारी। 20/6 में पेड रेंट टू मोहन, ये लैंडलॉर्ड है, ये मकान मालिक है, ये वो मकान मालिक है जिसमें हमारा बिजनेस चल रहा होगा, हमारा ऑफिस खुले हुआ है, ये उस मकान मालिक की बात हो रही है, उनका नाम है मोहन, इन्हीं के मकान में हमारा बिजनेस चल रहा है। पेड रेंट टू मोहन लैंडलॉर्ड 1000। अब ध्यान रखना है कि इसमें किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक तो नाम दिखाई पड़ रहा है मोहन, अगर मोहन के नाम हम देखकर पूछते हैं कि ये रिसीवर है या गिवर है, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि मोहन क्या है, रिसीवर है। तो फटाफट हम रूल का इस्तेमाल तो करेंगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थोड़ी सावधानी चाहिए यहाँ पे, जब हम किसी भी पर्सन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, डीआर या फिर सीआर करते हैं, तो दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्या वो सौदा उधार है, क्या वो ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है इसका मतलब है कि फ्यूचर में लेना देना बाकी है, तब उस बंदे को डीआर या सीआर करना पड़ेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या उस बंदे को पेमेंट हमने जो दिया है या उससे जो पेमेंट लिया है किसी भी नाम पर, क्या फ्यूचर में उसे हमें वापस देना है या लेना है। और सीधी सी बात, क्या फ्यूचर में उसका हिसाब करना है उस बंदे से। अगर नहीं करना है, ना वापस लेना है ना देना है, तब फिर उस बंदे का नाम रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, क्योंकि लेना देना तो है नहीं, फ्यूचर में कोई प्रॉमिस नहीं है लेने देने की बात। तब उसको हम लोग डीआर और सीआर करने का जो रूल है, रिसीवर एंड गिवर, उसको भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं। उस बंदा का जब नाम ही नहीं आएगा एंट्री में, तो रिसीवर क्या गिवर क्या, कोई मतलब नहीं है। जब हम मोहन को रेंट चुका दिए हैं, क्या फ्यूचर में ये रेंट वापस लेना नहीं लेना है। तो जब लेना ही नहीं है फ्यूचर में, तो वो चीज हमारे लिए एक्सपेंस है। एनी पेमेंट दैट विल नॉट कम बैक, एनी पेमेंट, एनी अमाउंट पेड दैट विल नॉट रिफंडेड बाय द रिसीवर। जो हमने पे कर दिया है रेंट के नाम पर, वो हमें फ्यूचर में वापस तो मिलना नहीं है, और जो हमें नहीं मिलना है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये रेंट हमारे क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्योंकि फ्यूचर में हमें मोहन से वापस लेना नहीं है, इसलिए मोहन का नाम रिकॉर्डिंग करें कोई मतलब नहीं है। सिंपली अब समझते हैं इस चीज को। तो ये मोहन को अब रिकॉर्ड भूल जाइए, रिसीवर है या फिर गिवर है। तो ये रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक तो समझ में आ गया ये रेंट एक्सपेंस है, तो इसका रूल लगाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। चलिए रूल लगा देते हैं इसका।
तो जो भी तारीख हो, जो भी डेट हो, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये 20 तारीख है, 20/6। ये हमारे लिए रेंट क्या है, रेंट पेड अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। और क्या सीआर करें, आगे पूछते हैं कि जब रेंट चुका तो व्यापार से बाहर क्या जाता है, कैश जाता है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, उसका रूल लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग। तो टू कैश अकाउंट, जो भी फिगर होगा 1000 फिगर है, इसका हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और इस प्रकार हमारी रेंट वाला भी काम खत्म हो गया, हमने इसको ऐसे कर दिया। 22 तारीख में देखते हैं 22 में क्या हो रहा है। इसमें रिसीव्ड लिया हमने, क्या लिया भाई, फ्रॉम राम प्रकाश, राम प्रकाश से लिया। तो गुड्स नहीं लिया, देखना ऊपर कनेक्शन है इसका। कभी हमने राम प्रकाश को बेचा था, सोल्ड गुड्स टू राम प्रकाश 20,000 का, ये उधार बेचा था, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। और वही राम प्रकाश से हम प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो क्या रिसीव करेंगे, या तो चेक रिसीव करेंगे या फिर कैश रिसीव करेंगे। तो इसमें इंडिकेशन नहीं है। तो जब इंडिकेशन नहीं हो कि कैश ले रहे हैं या चेक ले रहे हैं, तो वैसे हालत में हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन आजाद किस बात की, या तो कैश मान लें या फिर चेक मान लें। तो ज्यादातर हम लोग कैश मान लेते हैं कि जब हमारे रिसिप्ट का नेचर पता नहीं है, मोड पता नहीं है कि कैश में लिया या चेक में लिया, तो वैसी हालत में हम लोग कैश मान लेते हैं। यानी हमने राम प्रकाश से कैश लिया। अब डीआरसीआर के तमाशा है। तो पूछते हैं अंदर क्या आता है, तो अंदर आया कैश। तो जो अंदर आता है हम उसको क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। बाहर क्या जाता है, कुछ नहीं, जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, क्या एक्सपेंस है, नहीं है। इनकम है, ये भी नहीं है। सवाल शुरू में 2 सवाल था, रिसीवर एंड गिवर। जब हमने उधार बेचा था तो हिसाब के नाम पर नोट कर दिया नाम उसका। आज वो अपना हिसाब चुका रहे हैं, तो नाम जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक उनका हिसाब फाइनल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब उधार बेचा तो उनका नाम नोट किया था राम प्रकाश का, हिसाब करना है फ्यूचर में। अब उन्होंने कुछ पेमेंट दे दिया तो नाम नोट करना पड़ेगा, तभी तो हिसाब एडजस्ट हो पाएगा। तो जब किसी का नाम नोट करना है तो हमें रिसीवर और गिवर की जरूरत पड़ती है कि सोचें। तो यहाँ पर राम प्रकाश क्या है, यहाँ पर राम प्रकाश गिवर है, और गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं रूल के अनुसार टू राम प्रकाश। कितना फिगर है, फिगर का कोई झमेला नहीं है, हमने 4000 फिगर डाल दिया। इस प्रकार हमारा ये भी खत्म हो गया 22 वाला। 24 में देखते हैं, प्रोप्राइटर जो मालिक है इजहार सर, ये जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर टू कैश फॉर पर्सनल यूज। मालिक जो है, जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का ऑनर, वो बिजनेस से क्या ले लिया, कैश निकाल लिया व्यापार से। काहे लिए, पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए। वो बिजनेस से कैश निकाला और अपने पर्सनल यूज कर लिया। तो जब भी कोई मालिक पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है बिजनेस से, उसका नाम आता है ड्रॉइंग्स। ये ध्यान रखना है। लेकिन चलिए, पहले हमने कहा था कि जो प्रोप्राइटर है, जो व्यापारी है, और व्यापार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यापार एक अलग एंटिटी है, पर्सन एक, जो प्रोप्राइटर है वो अलग माना जाता है। इस सिद्धांत पर लेके आएंगे तो व्यापार ने किसको कैश दिया, व्यापारी को दिया, इजहार अली को कैश दिया, यानी ये पर्सन है, रिसीवर बन गए। और जब रिसीवर बनेंगे तो डेबिट उनको किया जाएगा। लेकिन व्यवहारिकता ये नहीं है। व्यवहारिकता ये है कि मालिक का नाम एंट्री में भरसक न लिखा जाए। तो नाम हटाएंगे, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही नाम रिप्लेस करेंगे तो वहां पर ड्राइंग आ जाएगा। तो चलिए हम ड्राइंग लिख देते हैं। यहाँ पर मालिक ने निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करे, व्यापार से बाहर क्या जाता है, कैश। उन्होंने कैश निकाला है, तो व्यापार से बाहर क्या जाता है, कैश।
और जब बाहर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिगर कितने हमारे हैं, ये 2000 फिगर है। और डेट डाल देंगे, ये भी हमारा खत्म हो गया। डेट हमारा है 24/6। इसका भी डेट डाला जा सकता है, डाल देना कोई बात नहीं है, डेट छूट जाए तो। यार ये भी समाप्त हमारा हो गया। आते हैं 26/6 में। प्रोप्राइटर यूज्ड गुड्स फॉर हिज फैमिली। जो प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं बिजनेस के, इजहार अली, इन्होंने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, माल निकाला और घर पर लेकर खा गए, खत्म कर दिए उसको। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो जब बिजनेस अलग है और मालिक अलग हैं, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो इसको ध्यान में रखने का मतलब कि इजहार अली जो है वो रिसीवर हो गए, तो डेबिट तो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ध्यान रखते हैं तो मालिक का नाम हटाकर वहां पर दो नामों में हम लोग बदलते हैं, या तो कैपिटल नाम लिखेंगे या फिर ड्राइंग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर वो रिसीवर है, डेबिट होना है, और कुछ भी निकालते हैं तो ड्राइंग होता है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग, उनका नाम हटा दिया वहां से, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। यहाँ पर रिसीवर की जगह हम नाम उनका लिख सकते थे, इजहार अली रिसीवर हैं, डेबिट द रिसीवर, उस बिना पर नाम आ सकता था। लेकिन नाम उनका रिप्लेस कर दिया ये वर्ड ने, ड्राइंग्स ने। और जो वर्ड किसी पर्सन को नाम रिप्लेस कर दे उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस प्रकार ये ड्राइंग कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या इसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये डेबिट हो गया। इसमें और सवाल छुपा है, प्रोप्राइटर यूज गुड्स फॉर हिज फैमिली। अब व्यापार से बाहर क्या जाता है, बिल्कुल क्लियर है। जब प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाला है व्यापार से, तो व्यापार से बाहर तो गुड्स ही जाता है। हाँ, जब बाहर जाता है गुड्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, सीजर करते हैं। जो भी फिगर हो, फिगर में कोई टकराव नहीं है, 1000 है फिगर, फिगर का कोई टक्कर की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार हमारा ये भी खत्म हो गया। ये डेट है 26/6। और इस प्रकार हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा निकाल लें। छब्बीस 6 का समाप्त हमने कर दिया। और देखते इसके बाद क्या है, 27/6 में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। इसका मतलब क्या है, हमारा जो व्यापार है या इजहार अली का जो व्यापार है, यहाँ से माल निकाल करके फ्री में बांट दिया है, सैंपल के तौर पर मुफ्त नमूना बांट दिया है लोगों में। अक्सर मेडिकल या मेडिसिन के केस में ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे वो डॉक्टर्स को अपने मेडिसिन बांटते रहते हैं फ्री में। तो जिस कंपनी की वो दवा है, जो मेडिसिन है, उसके लिए तो गुड्स है ही, वो उसी में डील करती है कंपनी, और अपने सैंपल के नाम पर अपने गुड्स को बांट देती है फ्री में। तो जब भी हम लोग फ्री में कुछ बांटेंगे, हमारे व्यापार से जाएगा, उसका कुछ मिल नहीं रहा तो लॉस है। तो जो लॉस है या हमारे लिए फिर एक्सपेंस है। तो ये जो फ्री सैंपल है, एक अकाउंट तो मिल गया कि फ्री सैंपल नाम का जो अकाउंट छुपा है वो क्या है, व्यापार के लॉस है। और जो लॉस है हम लोग रूल के अनुसार डेबिट करेंगे। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसका नाम होगा, तो हम लोग फ्री सैंपल का नाम भी दे सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। व्यापार से बाहर क्या गया है जब बांटे हैं, तो व्यापार से बाहर गुड्स चला गया है। कितना वैल्यू है इसका, 4000 वैल्यू। हम लोग यहाँ पर 4000 लिख सकते हैं। डेट हम लोग साइड में डाल देंगे, कोई डेट की लड़ाई नहीं है।
27/6 है। इसके बाद देखते हैं 28/6 में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल जो है आग से नष्ट हो गया है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसमें लिखा है ब्रैकेट में अनइंश्योर्ड, माने जो माल हमारा नष्ट हुआ अग्नि से उसका कोई इंश्योरेंस हमने नहीं कराया था, बिना इंश्योरेंस के था और आग से वो नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा और राख बन के उड़ गया होगा, कुछ बचा नहीं। तो हमारे लिए फायदा है या नुकसान है या लॉस है, क्या है? तो सीधे दिखाई पड़ रहा है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो लॉस हमारा है। तो लॉस अगर है तो रूल याद दिलाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो यहाँ पर डेबिट तो करेंगे, कुछ नाम रखो आप, सुनने वाले पढ़ने वाले को क्लियर होना चाहिए कि इस लॉस का नाम क्या रखते हो। तो आप रख दीजिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। व्यापार से बाहर किया जाता है, जब आग लग गई तो माल जल के नष्ट हो गया, हवा में उड़ गया राख बन करके, तो व्यापार से बाहर गुड्स चला जाता है। और जो भी इसका फिगर हम लोग आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई जर्नल की। डेट हम लोग डाल सकते हैं 28/6। 29/6 में देखते हैं परचेज्ड ए मोटर कार, एक मोटर कार हमने खरीदा है, कहां से? फ्रॉम सिवान कार्स। ये सिवान कार्स संस्था का नाम है जो मोटर कार में डील करती होगी। ये सिवान कार्स जो है ये वो संस्था है, वो एजेंसी है जिस इन्होंने कार को खरीदा। तो कोई भी संस्था हम क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। और जैसे ही पर्सन की बात आती है तो उसके नाम रिकॉर्डिंग करने की बात आएगी, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग करना है जब उससे हमें फ्यूचर में हिसाब किताब लेना देना होगा। तो कब लेना देना होगा? अगर हमने उधार लिया है तो देखते हैं कि सौदा, ये ट्रांजैक्शन उधार है या कैश है, नगद है। परचेज मोटर कार फ्रॉम सिवान कार्स, इस लाइन को पढ़ने से कहीं भी नहीं लगा कि ये नगद है। अगर कहीं वर्ड ऐसा न मिले कि ये नगद है, ये कैश में लिया गया है, तो इसको हम लोग उधार मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। और जब उधार मानेंगे तब तो पार्टी का नाम आना है, और जब पार्टी का नाम लेके आना है तो रिसीवर या गिवर के बात चलेगी इसमें। तो देखते हैं कौन रिसीवर है। परचेज तो हमने किया है, हम अपना नाम नहीं लिखेंगे रिसीवर के तौर पर, जवाब नहीं मिला। कौन गिवर है? हाँ, तो गिवर सिवान कार्स है। चलिए, ये भी पर्सन है तो गिवर को क्या कर लें? शेयर कर लेते हैं नियम के अनुसार, टू सिवान कार्स। टू सिवान कार्स अकाउंट, ये हो गया जी 6000। अब देखते हैं डेबिट में क्या करें। तो सवाल आगे पूछेंगे, जवाब आ जाएगा। व्यापार के अंदर क्या आता है? तीसरा सवाल है ये, व्यापार के अंदर क्या आता है? सोच कर देखिए। परचेज मोटर कार, जब हम मोटर कार खरीदे हैं, एसेट है, तो यही अंदर आता है। और जो अंदर आता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। चलिए, हमने लिख दिया मोटर कार, फिगर डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ बगल में डेट डाल दिया 29/6। ये भी हमारा समाप्त हो गया। और लास्ट है पेड वेजेस एंड सैलरीज। वेजेज एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन चुकाया। पहली बात, किसी पर्सन के नाम है भी नहीं, और हो भी तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो मजदूरी हमने चुका दिया है, जो सैलरी चुका दिया है, वो वापस तो लेना नहीं है। और जो हमें वापस नहीं लेना, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, वो हमारे लिए लॉस है। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। तो चलिए, उस बिना पर हम इसको डेबिट कर लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज कर लेते हैं, यही हमारे एक्सपेंस का नाम है। हमने कहा था कि हर एक्सपेंस का अपना एक नाम होगा, उसी प्रकार इस एक्सपेंस का नाम है वेजेस एंड सैलरी। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं उसको डेबिट। और डेबिट कर दिया, फिगर बड़े आसानी से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1000।
अब चिंता यह है कि क्रेडिट क्या करें, ढूंढते हैं, सवाल पूछते हैं, शायद मिल जाए। रिसीवर गिवर कोई मतलब नहीं, 2 सवाल खत्म। व्यापार के अंदर क्या आते हैं, चुकाया है तो अंदर तो कुछ नहीं आता, तीसरा सवाल खत्म। व्यापार से बाहर क्या जाता है, सीधा आंसर आएगा कि व्यापार से बाहर कैश जाता है। अब जब कैश बाहर जाता है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे जी, क्रेडिट कर लेंगे। कितना चला गया बाहर, 1000 चला गया, और यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा था कि 6 सवाल कर सकते हैं। पहले सवाल में जवाब अच्छा मिल जाए सुटेबल, या दूसरे सवाल में मिल जाए, नहीं मिला तीसरे में मिल जाए, नहीं मिला चौथे में मिल जाए। जहां हमारे मुकम्मल जवाब मिल जाएंगे वहां पर हमारे डियर सीआर की 2 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर आगे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। आगे इसमें और सवाल था, क्या ये व्यापार की आमदनी है, इज इट इनकम ऑफ द बिजनेस। जवाब मिलेगा ना, जवाब नहीं मिल पाया। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये व्यापार का व्यय है, मतलब क्या ये व्यापार का एक्सपेंस है। हाँ तो बिल्कुल है, परफेक्ट। तो जब व्यापार का एक्सपेंस है तो रूल का इस्तेमाल करते हुए उसको हमने डेबिट कर दिया, और साइड में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका डेट डाल देंगे। जहां तक कहीं भी जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एग्जाम्पल लिया गया है, 1 महीने का एक पीरियड है, और 1 महीने में इससे ज्यादा भी लेन देन हो सकते हैं। 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी पार्टी के नाम इसमें डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो सोचना है कि क्या ये सौदा उधार है। उधार का मतलब होता है कि हमें भविष्य में लेना देना होगा, कुछ उनके साथ सेटलमेंट, कुछ हिसाब करने की बात आएगी। जब ऐसा होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने पर ही उस व्यक्ति के नाम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर उस व्यक्ति के नाम रिकॉर्ड करने का क्या रूल है, या तो वो रिसीवर है या फिर वो गिवर है। इस बिना पर रूल का इस्तेमाल करते हुए रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे, गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो खतरनाक है वो ये है प्रोप्राइटर के केस में, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है या ऑनर है बिजनेस का, वो भी एक पर्सन है। वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जो ऑनर है, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, वो ऑनर हो सकती है। तो अगर प्रोप्राइटर व्यापार के साथ डीलिंग करता है तो ध्यान रखना है कि वो बाहरी माना जाता है, क्योंकि व्यापार एक अलग एंटिटी है और व्यापारी एक अलग एंटिटी है। तो जब व्यापारी को हम अलग करते हैं, ये कंसेप्ट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। उसके बिना पर व्यापार अलग, व्यापारी अलग। तो जब ये दोनों अलग अलग हैं और हम लोग ये जो लेखांकन जो कर रहे हैं, ये हम लोग जो बुक्स लिख रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, ये व्यापारी के बुक नहीं है, ये व्यापार के बुक है। तो व्यापार के नजर से देखना है कि वो जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो अलग है, बाहरी व्यक्ति है। तब या तो गिवर हो सकता है या फिर वो रिसीवर हो सकता है। तो जब वो व्यापार के लिए गिवर होगा तब उसको सीआर कर देंगे। अगर वो व्यापार के लिए रिसीवर है तो उसको डेबिट कर देंगे। ये रूल की बात हो गई, सिद्धांत की बात हो गई। लेकिन व्यवहारिकता ये है कि व्यापारी का नाम उसके व्यापार के अंदर बहियों में पार्टी जैसा लिखना थोड़ा मुनासिब नहीं है। उसको पार्टी बनाना थोड़ा उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप बना सकते हो, वो सिद्धांत की बात हो, प्रिंसिपल की बात हो गई। लेकिन थोड़ा यहाँ व्यवहारिकता पर हम लोग ज्यादा जोर डालते हैं कि न लिखा जाए इसको, तब उसका नाम रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब रिप्लेस करना पड़ेगा तो पहले तय कर लेना कि अगर वो रिसीवर बनता है तो नाम रिप्लेस करेंगे तो वहां पर ड्राइंग डेबिट कर देंगे। अगर वो व्यापार के गिवर बनता है तो उसको सीआर करना था, गिवर है तो सीआर होगा, तो वहां रिप्लेस करके आप कैपिटल लिख दीजिए। बस इतनी सी कहानी है, क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है, ड्राइंग्स और कैपिटल, ये दोनों उस प्रोप्राइटर के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उस बंदे का नाम रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह ये दोनों वर्ड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक और बात बता दें, गुड्स की बात बता दें। हमने पिछले वीडियो में कहा भी था, चूंकि अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम बार बार गुड्स
अकाउंट, गुड्स अकाउंट लिख रहे हैं, ये उतना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब अगली वीडियो में हम गुड्स का नाम छोड़ेंगे। तो जब गुड्स का नाम छोड़ेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो माल है हमारे व्यापार के अंदर या तो आते हैं या ये माल हमारे व्यापार से बाहर जाते हैं। कोई माल हमारे व्यापार के अंदर कब आएगा? जब उस माल को हम लोग परचेज करते हैं, खरीद कर लाते हैं, व्यापारी खरीद कर लाता है तो माल व्यापार के अंदर आता है। अब बाहर कब जाता है माल, और गुड्स बाहर कब जाएगा व्यापार से? जब उसको हम लोग बेचेंगे या किसी अन्य इस्तेमाल में दूसरे प्रयोग में लाते हैं, तब उसको व्यापार से बाहर जाना मानते हैं उसको। तो जब ये गुड्स अंदर आता है, हम यहाँ पर एक अलग बता दें, अगर ये गुड्स है, ये गुड्स जब अंदर आएगा व्यापार के अंदर, ये इन हो सकता है। अगर अंदर आता है व्यापार के, तो बजाय गुड्स लिखने के, ये जो हम बार बार जो लिख रहे हैं गुड्स अकाउंट, इसको नहीं लिखना है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या वर्ड लिखना है? तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे परचेज अकाउंट। हमने शुरू में कहा होगा बेसिक टर्म्स में अकाउंटिंग का कि परचेज वर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। परचेज वर्ड इज रिजर्व ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर अदरवाइज। ये गुड्स के लिए परचेज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये गुड्स अंदर आएगा, लिख दिया इन, जब व्यापार के अंदर आता है तो हम लोग डेबिट करते थे इसको, अब नहीं करना है। इसको समझ में आ गया होगा। तो अब हटाएंगे इसको डेबिट करने गुड्स को, तो क्या डेबिट करेंगे भाई? परचेज डेबिट करेंगे। दूसरा एक और आइटम हो सकता है कि ये गुड्स जो है हमारे व्यापार से आउट जा सकता है, आउट हो सकता है। तो आउट कई पर्पज से होते हैं। तो हम लोग सेल कर देते हैं। जब हम लोग सेल करते हैं एक प्राइस के लिए, गुड्स आउट होते हैं फॉर ए प्राइस। चलो इंडिकेट करते हैं। अगर किसी प्राइस के लिए अंदर हो गया, और भी बहुत सारे बातें हो सकती हैं कि ये माल बाहर क्या हो सकता है कि हमने फ्री सैंपल किसी को दे दिया, तभी तो बाहर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्री सैंपल नहीं दिया तो हमने दान कर दिया, किसी को डोनेशन दे दिया, व्यापार से माल उठाया किसी को दे दिया, फ्री में दान कर दिया, गरीबों को दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने दान नहीं किया, किसी रिश्तेदार को हमने गिफ्ट कर दिया, जो हमारे गुड्स हैं रिश्तेदार को बेचा नहीं, किसी मौके पर हमने गिफ्ट में दे दिया, तब भी तो माल व्यापार से बाहर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आग लग जाए, यानी फायर, अगर आग लग जाती है तब भी वो जल के नष्ट हो गया तो बाहर ही तो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चोरी कर ले, अगर थेफ्ट जो है माल को चोरी कर ले, तभी तो गुड्स बाहर जाएगा व्यापार से। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए माल बाहर निकाल ले, अपने लिए निकाले। तो जब अपने लिए निकालेगा गुड्स, तभी तो गुड्स आउट जाएगा हमारे व्यापार से। इसको हम लोग कह सकते हैं पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का नाम दे सकते हैं, निकाल लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा गुड्स है उसको अपने ऑफिस में यूज कर लिया। अगर इस तरह का हमारा माल है जहां हमें ऑफिस में कुछ मेंटेनेंस हो रहा, कुछ सजावट की बात चल रही है, तो बजाय उस आइटम को बाहर से खरीदने के हमने अपने दुकान वाला कुछ आइटम यूज कर लिया, तो हम अपने ऑफिस में यूज तो कर सकते हैं, ऑफिस यूज, तब भी तो हमारे व्यापार से माल आउट हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मजदूरी के रूप में कभी कभार हम लोग माल दे देते हैं, अगर वो पार्टी तैयार है तो कई तरह से माल जो है आउट होना है तो कई तरह से आउट हो सकता है। लेकिन इन जब होना है तो ज्यादा सारे रास्ते नहीं है, एक ही है, जब खरीद कर लाएंगे तभी आएगा, परचेज करेंगे तब भी आएगा हमारा माल।
लेकिन जब उसको आउट करना है तो बेचेंगे तब भी आउट होगा, फ्री सैंपल में बांटेंगे तब भी आउट होगा, किसी को दान दे देंगे तब भी आउट होगा, किसी को गिफ्ट के रूप में दे देंगे माल तब भी आउट होगा, आग लग जाए तब भी माल आउट हो जाएगा, अगर कोई चोर चुरा ले जाए माल को तब भी आउट हो जाएगा, मालिक खुद निकाल कर घर लेके इस्तेमाल कर ले तब भी आउट हो जाएगा, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसी ऑफिस मेंटेनेंस में तब भी आउट हो जाएगा। ये अनेक प्रकार की चीजें हो सकती हैं, अनेक प्रकार की चीजें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इस तरह कहानी ऐसे होगी, इस पूरे माल का जो डिफरेंट प्रयोग है, जो डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स है, अगर ये होगा हमारे व्यापार में तो हम लोग क्या जर्नल के एंट्री बनाएंगे, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट में। तो मैं कह रहा था कि यहाँ जब गुड्स आप हटाएंगे अंदर आए तो परचेज को डेबिट कर देना है, और जब ये पहला वर्ड है फॉर प्राइस, जैसे किसी प्राइस के लिए हम माल को आउट कर रहे हैं तो आप गुड्स को काट दीजिए, गुड्स अकाउंट को काट करके लिख देना है सेल्स अकाउंट। तो फिलहाल आप दो अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, जब आप माल को बेचेंगे प्राइस के लिए तो सेल को क्रिएट करेंगे, गुड्स को नहीं, और जब गुड्स खरीद कर अंदर आता है तो आप गुड्स को बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और प्राइस के लिए बेचेंगे तो सेल्स को क्रिएट करेंगे, खत्म कहानी। और बाकी सेल को छोड़कर जितने यूजेस हैं आउट जाने का, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। और उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।